हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका आज स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में जो इशू है, मुद्दा है, उसको मैंने दो तरीके से लिया है और आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहला है कि लोक प्रशासन की भूमिका या महत्व, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ट्रेडिशनल रोल क्या है, मतलब टिल सिविलाइजेशन टू 1990 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन कार्य या रोल को प्ले किया उसे एक ग्राफ या डायग्राम के माध्यम से इधर समझाने का प्रयास किया गया है। और अक्सर पूछा जाता है कि लोक प्रशासन की परिवर्तित भूमिका या 21st सेंचुरी में व्हाट इज़ द रोल। तो एक इधर भी आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं फोकस कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ गए। तो इस टॉपिक में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है और उसी के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, बिलीव मी, कि जो भी प्रश्न यूपीएससी और पीएससी में आ रहे हैं तो एक मेरा इस पर लेक्चर होगा, वीडियो होगा फ्रेमिंग पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में और निकट फ्यूचर में आने वाले हैं, कैसे जो ये आपका लेक्चर है वह उन प्रश्नों को किस प्रकार एक आदर्श उत्तर लेखन में सहायक सिद्ध होंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको पीछे बताया था कि सभ्यता के उदय के साथ ही प्रशासन था। लोक प्रशासन एक टर्मिनोलॉजी में 1887 में आया, लेकिन सभ्यता या समाज तो देखभाल की आवश्यकता निश्चित होगी, तो वहीं से प्रशासन या जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई। तो पहला रोल अगर हम देखें, पीछे मैंने बताया भी था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन। एक्चुअली सभ्यता के उदय एवं विकास के प्रत्येक पहलू के साथ लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर डोनहम का स्टेटमेंट मैंने बताया था कि लोक प्रशासन सभ्यता का संरक्षक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट इज व्हाट, द कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए W.B. डोनहम क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का अस्तित्व सभ्यता के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लोक प्रशासन अगर सभ्यता फेल होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? लोक प्रशासन। ठीक है, तो पहला रोल यहाँ पे आप एज ए कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के संरक्षक के रूप में दे सकते हैं। सेकंड मैंने बताया है लैंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, रेगुलेटरी वर्क, नियामकीय कार्य, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। और वेलफेयर, कल्याणकारी कार्यक्रम। लोक प्रशासन कानून व्यवस्था के प्रत्येक पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। शासन प्रणाली को एक बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कानून व्यवस्था एवं नियामकीय कार्यों का एक, आप कह सकते हो कि बेसिस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। और जब एक अच्छा कानून व्यवस्था होगा तो निश्चित ही उसका जो रिजल्ट होगा वह होगा जो भी कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम शासन या सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, लोक प्रशासन उन कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करेगा। दूसरा रोल बता दिया आपको मैंने। तीसरा रोल है नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं कि भारत में स्प्लिट सिस्टम नहीं है। स्प्लिट सिस्टम मतलब क्या होता है? ब्रिटेन में पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंसी है, जो राजनीतिक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, वह नीतियों का निर्माण करता है। उसमें किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जब वह नीतियाँ बन जाती हैं
तो उन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासनिक एजेंसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत में अभी आप देखेंगे कि नीतियों के निर्माण में भी इंफॉर्मेशन, सूचना, तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस या जो भी इस प्रकार की सहायता होते हैं वह प्रशासन के द्वारा किया जाता है। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, ड्राफ्टिंग ऑफ पॉलिसी, अभी भी भारत में सिविल सेवा या लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण रोल है। और जब वो नीतियाँ बन जाती हैं तो बॉटम लेवल पे उन नीतियों का जिला प्रशासन पे, क्षेत्रीय प्रशासन पर उन नीतियों का क्रियान्वयन, यह भी एक लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीतियाँ चाहे जितनी अच्छी हों, अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो नीतियाँ फेल हो जाती हैं। पब्लिक पॉलिसी में इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये टर्मिनोलॉजी आ गई, विकास प्रशासन। इन सबों को मैं एक्सप्लेन जब कर दूंगा तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? 1950 के दशक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन 9 उपनिवेशवादी देश जो कॉलोनियल औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए, उन्हें विकास प्रशासन की संज्ञा दी गई। कंसेप्ट जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है वह कंसेप्ट वीडनर या वाइडनर द्वारा दिया गया, बाकी मैंने पीछे बताया था। तो ये विकास प्रशासन है क्या? यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर पुनः लोक प्रशासन की भूमिका चेंज हो रही है। द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है। क्या? अब यह क्या कह रहा है कि विकास प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति। और विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या है? वेरी सिंपल, पॉलिटिकल, राजनीतिक विकास, इकोनॉमिक, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो इनफैक्ट अब ये सारे रोल किसके हो जाएंगे? ये सारे रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो जाएंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद जो शासन प्रणाली गठित हो उनमें उसका जनमत का सम्मान, ये होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मतलब स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उसके बाद जो शासन गठित होगा वह शासन जनमत को सम्मान दे। और आर्थिक विकास आपको मालूम ही है, आपके संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या है कि आर्थिक संसाधनों का किस प्रकार यूटिलाइजेशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये आर्थिक विकास हो गया। और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, बिना किसी धार्मिक, जातीय भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं। तो यह किसका रोल है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वह क्या करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो क्या है? पब्लिक, पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। भाई ऐसे समझो ना, शासन या ऐसे समझो स्टेट, राज्य का जो कंसेप्ट आता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का एजेंट कौन है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। शासन क्या होता है? मैनिफेस्टो के आधार पर जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना आता है वो शासन प्रणाली, शासन का गठन करते हैं। उसमें सरकार बनती, डिटेल मैंने बताया था आपको पीछे, शासन के 3 अंग होते हैं अगर उस लेक्चर को आप देखेंगे तो। और जब शासन नीतियां बनाता है, शासन के दिशा निर्देश पर जो नीतियां बनती हैं तो उनका क्रियान्वयन कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रेस्पेक्ट टू पब्लिक ओपिनियन, जनमत को सम्मान। फिर आर्थिक विकास बताया आपको मैंने, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ये भी किसका रोल है? दैट इज द क्रूशियल रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, ये कंसेप्ट आया था 1950 में। 1970 के दशक में, इन द डिकेड ऑफ 1970, एक नया कंसेप्ट आ गया। देखिए, लोक प्रशासन के आगे नवीन लगा है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब लोक प्रशासन की भूमिका में
कुछ नवीन, परिवर्तित और संशोधित चेंज आएंगे। वो नवीन चेंजेस क्या है, न्यू चेंजेस क्या है, जिसने लोक प्रशासन को एक नया आयाम भी दिया है, उसके बारे में कभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब नवीन लोक प्रशासन के रूप में अब यही लोक प्रशासन किस पर फोकस करेगा? वैल्यू ओरिएंटेड, मूल्य उन्मुखता, प्रासंगिकता या प्रासंगिक सेवा, रेलिवेंट सर्विसेज या प्रासंगिकता आप बोल सकते हैं, सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता। अब जब सोशल इक्विटी होगा तो किसकी स्थापना हो जाएगी? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। दैट इज ब्रिलियंट, एक बहुत ही शानदार उद्देश्य है किसका? एनपीए का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही एक्सेलेंट है। क्या है? मूल्य उन्मुखता। नवीन लोक प्रशासन, ये लोक प्रशासन ही है। नवीन लोक प्रशासन के विद्वान क्या कहते हैं कि हम लोक प्रशासन के ऐसे किसी आइडियोलॉजी, विचारधारा को रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं, कैंसिल करते हैं जो मानवीय मूल्यों से न जुड़ा हो। रॉबर्ट टी गुलाम भी उसकी चर्चा होगी उसकी आगे। ये क्या कहते हैं कि अगर लोक प्रशासन मानवीय, भाई सीधी सी बात है, लोक प्रशासन किसके लिए कार्य करेगा? सोसाइटी के लिए कार्य कर रहा है, समाज के लिए। और समाज का जो बेसिस है क्या है? बोलिए, परिवार। और परिवार का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति। तो निश्चित ही मानव सेवा यही लोक प्रशासन का उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर नवीन लोक प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन मूल्य तटस्थ नहीं होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगा, यह वैल्यू ओरिएंटेड होगा। फिर क्या कहता है? प्रासंगिक सेवा, मतलब लोक प्रशासन अपने कार्यक्रमों को, नीतियों को इस प्रकार बनाए जिन्हें सेवा की आवश्यकता हो उनके अनुसार। यही है रेलिवेंट सर्विसेज, रेलिवेंसी। समाज में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, समाज में जो वंचित वर्ग है, उनके लिए शासन या प्रशासन की नीतियां बननी चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम बने। और यह लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि वह शासन की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाए कि जिन्हें सेवा की आवश्यकता हो उन्हें सेवा प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी। व्हाट इज दिस? वही बात है, जब आप, भाई भारतीय समाज जो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, आप जब मैं पॉलिटी का क्लास लूँगा तो आर्टिकल 16 में बताऊँगा, हमारे यहाँ जाति को आधार बनाया गया, जो बैकवर्डनेस है, आर्थिक आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। तो समाज में जो गैप है बिटवीन डिफरेंट कास्ट, जो विभिन्न जातियों के बीच में गैप है, लोक प्रशासन का एक महती दायित्व है, इंपॉर्टेंट रोल है कि उस गैप को क्या करे? फुलफिल करे। दैट इज नोन एज सोशल इक्विटी। और जब सोशल इक्विटी आएगा तो सोशल जस्टिस की स्थापना हो जाएगी। तो कितना क्रूशियल रोल यहाँ पे आ गया एनपीए के रूप में है। वही, अरे भाई लोग ऐसे समझो ना कि किसी व्यक्ति ने, जैसे मैं पहना हूँ पैंट शर्ट, कल को मुझे आप सूट पहना दीजिए, टाई लगा दीजिए, तो मेरा जो थोड़ा सा ड्रेस का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वही लोक प्रशासन जब नया रोल आ गया तो किस रूप में आ गया? नवीन लोक प्रशासन। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है संवैधानिक सक्रियतावाद। ये है क्या? 1990 के दशक में अमेरिका में एक मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, या एक कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को नाम दिया गया ब्लैक बक्स में हुआ था सम्मेलन। और उस सम्मेलन ब्लैक बक्स में कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसे कहा गया था ब्लैक बक्स मैनिफेस्टो। और इस मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में क्या कहा गया? एक्चुअली में गैरी वेंसले, ये लोक प्रशासन के विद्वान गैरी वेंसले ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और इसमें सीधे सीधे अब था जो टॉपिक था रीफाउंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाम देखिए, रीफाउंडिंग
मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पुनः स्थापना, किस रूप में स्थापना? अगर हम इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो आपका मैंने बताया था सरकार का संवैधानिक, दार्शनिक, राजनीतिक आधार वही है यहाँ पे। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि संवैधानिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया जाए, इनहेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविज्म। व्हाट इज दिस? यह सीधा सा एक कंसेप्ट था कि प्रत्येक देश जो संविधान का प्रीएम्बल्स है उसमें जो भी उद्देश्य घोषित किया गया है, उद्देश्य कह सकते हो, प्रीएम्बल प्रस्तावना कह सकते हो, जो उसमें वर्णित है, क्या लोक प्रशासन के द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति की गई? एक छोटे से एग्जाम्पल्स में आपको समझाना चाहूँगा डियर। जैसे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? बोलो। ये सीधी सीधी बात है कि हमारे संविधान में जस्टिस की बात की गई है, न्याय, ठीक है, हमारे संविधान में जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, हमारे संविधान में लिबर्टी की बात की गई, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता है, और भी ढेर सारे मुद्दे हैं, समानता। तो वास्तव में यह संवैधानिक सक्रियतावाद के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया, जो मैनिफेस्टो घोषित किया गया, उसमें कहा गया कि अब लोक प्रशासन संवैधानिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दे, इन्हेंस करे। इसका क्या अर्थ हुआ कि वहाँ के नागरिकों को, विश्व के सभी देशों के नागरिकों को न्याय, जस्टिस, लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति या समानता प्रदान करे। कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कितना इंपॉर्टेंट है ये? क्या भारत में इसकी स्थापना हो पाई है? फिर इसको हम यहां से कोरिलेट कर सकते हैं राजनीतिक न्याय, आर्थिक समानता और सामाजिक एवं सांस्कृतिक न्याय और समानता, दोनों आप कह सकते हो। क्या प्राप्ति हो पाई है? निश्चित हुआ है, लेकिन जो गोल है वह गोल अभी पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्लैकबर्ग्स मैनिफेस्टो में गैरी बेम्सले ने बताया था कि संवैधानिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया जाए, और यह लोक प्रशासन का रोल या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, शुड बी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ट्रेडिशनल रोल में। शुरू से आप देखिए भारत में पॉवर्टी एलिमिनेशन, मिसेस गांधी, इनका तो नारा ही था गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटा कि गरीब हट गए, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ये नारा, स्लोगन था गरीबी उन्मूलन। सफल हुए हैं। आज का जीवन स्तर जो भारत के लोगों का है, पहले के जीवन स्तर में कुछ गुणात्मक सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में अभी कम नहीं हुआ है। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, फ्लड, ड्रॉट, बाढ़, सूखा, लैंडस्लाइड। अभी आज ही देखिए काफ़ी लोग की महाराष्ट्र में सतारा जिले में डेथ हुई लैंडस्लाइड से। तो ये सब किसका रोल है? ये आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आपका बेसिक नीड्स है। प्रत्येक नागरिक एजुकेट हो, शिक्षित हो, उन्हें एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास में माय डियर आधारभूत ढांचा का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे कार्य कौन करेगा? ये परंपरागत कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते थे। तो यही आप देखेंगे ट्रेडिशनल रोल है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एक सिंपल मैंने डायग्राम के द्वारा इसे बताने का प्रयास किया है, इसको आप चिंतन करिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और आगे डिटेल कर दूं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है 21वीं सदी में लोक प्रशासन की परिवर्तित भूमिका क्या है, या लोक प्रशासन वर्तमान में क्या महत्व है, या विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। विकसित देश, विकासशील देश,
कि लोक प्रशासन और नौकरशाही में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। विकासशील देशों की नौकरशाही अनुकरणीय है, कॉलोनियल है। विकसित देशों की नौकरशाही अनुकरणीय नहीं है, कॉलोनियल नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, अपवाद हर जगह है, तो वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अगर हम रोल की बात करेंगे तो लगभग चाहे विकासशील देश हो, कुछ चेंजेस हैं विकसित और विकासशील देश में, उसकी चर्चा हम कभी करेंगे कार्मिक प्रशासन में, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 21st सेंचुरी में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल चेंज हो रहे हैं, भूमिका या इसका इंपॉर्टेंस कैसे, महत्व कैसे और बढ़ रहा है, या कैसे यह सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए क्या पे कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको नए नए टर्मिनोलॉजी मिलेंगे। पहला जो मुद्दा है 1980 में ही शुरू हो गया था वैश्विक स्तर पे। लोक प्रशासन हमेशा फर्स्ट पेपर ग्लोबल लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 1980 के डिकेड में थोड़ा सा और बेसिक चीज बता दें। 1950 में जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश आज़ाद हुए तो इन्होंने फार्मर यूएसएसआर का सोशलिज्म पैटर्न अडॉप्ट किया था। अधिकांश देशों ने वहाँ पर राज्य को विकास का माध्यम बनाया गया। तो ऑलमोस्ट सभी देश कल्याणकारी कार्यक्रमों पर फोकस करते थे। लेकिन 1980 के दशक में ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने एक नया कंसेप्ट दिया, द न्यू स्टेप ऑफ एजेंसी। हुज एजेंसी? गवर्नमेंट एजेंसी। क्या है नेक्स्ट स्टेप? गवर्नमेंट अब अपने रोल को क्या करेगा? गवर्नमेंट अपने रोल को डाउनसाइज करेगा, बाजार के रोल को बढ़ावा देगा। उसके पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पब्लिक चॉइस थ्योरी, काफी चर्चा में करूंगा। डेविड ऑसबॉर्न, पब्लिक चॉइस थ्योरी, विंसेंट ऑस्ट्रम, ETL, माइकल निस्कानिन, सो। तो वो उनका क्या कहना था? पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक मतलब जनता, चॉइस मतलब चयन, थ्योरी मतलब सिद्धांत, जनता या लोक चयनवाद बोला गया। इनका कहना था कि सरकार और नौकरशाही दोनों जनहित के स्थान पर अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल देयर इंटरेस्ट स्पाइट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए उनकी भूमिका को सीमित किया जाए। तो ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हो गई और 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर ने सबसे पहले ब्रिटेन में कहा, द न्यू नेक्स्ट स्टेप ऑफ एजेंसी गवर्नमेंट की भूमिका को रिड्यूस किया जाए। और इसी पैटर्न को 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने भी अडॉप्ट किया। तो काफ़ी चेंजेस आने लगे। स्टेट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने शुरू में बताया स्टेट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का एजेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट का रोल या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डाउनसाइज हो गया, कम होने लगा। और आगे चलकर उसका एक परिणाम आया 1988 में। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने सब अफ्रीकन कंट्री के लिए गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया। हालांकि पूरे विश्व के लिए 1992 में पॉपुलर हुआ और उसका एक रिजल्ट आया 1990 में, NPM, न्यू पब्लिक। अब यही लोक प्रशासन है। फिर इसका रोल क्या हो रहा है? मॉडिफाइड हो रहा है। कैसे? मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नौ लोक प्रबंधन, ये क्या है? ये कंसेप्ट सीधे सीधे कहता है कि लोक प्रशासन के जो उद्देश्य थे, मैं उद्देश्य बताऊंगा, वो 2E थे। 2E, इकोनॉमी एंड इफिशियंसी या इफिशियंसी एंड कार्यकुशलता, दक्षता एवं मितव्ययिता। ये दो रोल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये साहब क्या कहता है कि एक E और बढ़ा दीजिए, इफिशियंसी के बाद इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस को कहा गया प्रभावशीलता। और इसमें भी प्रभावशीलता क्रिस्टोफर हुक क्या कहता है? सिग्मा इफेक्टिवनेस। अब उसकी चर्चा हम टॉपिक में करेंगे। क्या है दक्षता? मतलब लोक प्रशासन के सामने जो भी उद्देश्य हैं, जो भी कार्यक्रम है, जो भी नीतियां हैं, उसका वह प्रॉपर क्या करे? एग्जीक्यूशन करे, क्रियान्वयन करे, सही तरीके से क्रियान्वयन करे। मितव्ययिता, कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्राप्ति होनी चाहिए।
ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, प्रभावशीलता। प्रभावशीलता में क्या कहा गया? कहा गया कि शासन की नीतियां, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो जिसके लिए बनाई गई है, क्या वास्तव में वह उन नीतियों से लाभान्वित हो रहा है? मतलब जो भी नीतियां बनाई जाएं, जिनके लिए बनाया जा रहा है, उन तक उन नीतियों का सफल क्रियान्वयन ही इफेक्टिवनेस है। तो एक नया कंसेप्ट आया एनपीएम में, और एनपीएम में ही क्या कहा गया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो कंसेप्ट आया वो कहा गया कि अब राज्य की भूमिका कम की जाए, बाजार की भूमिका बढ़ाया जाए। तो अब लोक बाजार, राज्य मतलब लोक प्रशासन, कहा गया अब राज्य या लोक प्रशासन अब यह सुविधा प्रदायक, फैसिलिटेटर या कैटेलिटिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसलिए एक नया कंसेप्ट आ गया, कैटेलिटिक गवर्नमेंट, इंटरपोनियल गवर्नमेंट, डिटेल बाद में। बाजार क्या करेगा? अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या करेगा? टाई अप करेगा, आप आइए मेरे साथ काम करिए और मोस्ट वेलकम। उन्हें मोटिवेट करेगा, उत्प्रेरित करेगा, पॉजिटिव कैटेलिटिक के रूप में कार्य करेगा। अब ये बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, अब ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कार्य करेगा। और यहीं पर क्या कहा गया? यहीं पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कहा गया कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगा, पीपीपी। उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में टॉपिक में। अर्थात न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, उसने लोक प्रशासन की भूमिका को कंप्लीटली चेंज कर दिया। देखिए इंपॉर्टेंस में कमी नहीं आई, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, कैटेलिटिक के रूप में काम कर रहा है, तो महत्व तो वही है। बट रोल थोड़ा सा क्या हुआ? रोल चेंज हो रहा है। अब वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, अब वो जनता को प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं प्रदान करेगा, बल्कि क्या करेगा? थर्ड पार्टी के रूप में कार्य करेगा। फर्स्ट पार्टी जनता, सेकेंड पार्टी प्राइवेट सेक्टर, थर्ड पार्टी लोक प्रशासन या गवर्नमेंट। तो एक नया रोल आ गया, नया इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा लोक प्रशासन अब सिर्फ नया एक इम्पॉर्टेंट क्या बताएगा इंपॉर्टेंस, कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, सिर्फ वो टेक्निकल डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, बहुत जरूरी होता है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में भी, मतलब आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ अब यह ह्यूमन डेवलपमेंट का कार्य करेगा। आप देखिए वैश्विक स्तर पर यूएनडीपी, सभी देशों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भाई ह्यूमन की डिग्निटी बहुत जरूरी है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है। तो मानव को सम्मान या मानव की डिग्निटी, गरिमा बनाया जाए, इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। नेक्स्ट क्या बताया गया? एक नई समस्या आ रही है आजकल, ग्लोबल टेररिज्म। इसके संदर्भ में भी लोक प्रशासन के रोल में तमाम चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म में वहाँ पे भी लोक प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भ्रष्टाचार उन्मूलन, करप्शन एडिकेशन, आपका एक टॉपिक ही है करप्शन, सेकेंड पेपर में मैं बताऊंगा कि करप्शन इनफैक्ट एक बहुत ही ब्रॉड आइडियोलॉजी है। जो आप ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं वही सिर्फ करप्शन नहीं होता है, डिटेल बताया जाएगा। तो लोक प्रशासन का कार्य है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो, करप्शन एडिकेशन का भी कार्य करे। पर्यावरण आज ये बहुत ही बर्निंग इशू है, हम जहाँ रह रहे हैं उसको हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? इसीलिए नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणी विकास। हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोक प्रशासन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, पर्यावरण को संरक्षित करेगा। भविष्य जो संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए है, उसको संरक्षित करना है पर्यावरण संरक्षण के रूप में। लिटरेसी काफ़ी काम हुआ है भाई, निश्चित काम हुआ है। ट्राइब्स वेलफेयर, चूँकि ये समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं, इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर वोमेन्स डेवलपमेंट नहीं, वोमेन्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। क्या अंतर होता है दोनों में? महिला विकास और महिला सशक्तिकरण। विमेन
डेवलपमेंट एंड वीमेन एम्पावरमेंट। बेसिक डिफरेंसेस होता है महिला विकास में सरकार या लोक प्रशासन के द्वारा महिलाओं के विकास के जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं वह चलाए जाते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट में महिला स्वयं या एनजीओ के थ्रू या किसी भी माध्यम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है, तो वह कहलाता है महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये भी लोक प्रशासन कार्य है, वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि महिलाओं को आगे लाए। पूरा विश्व देखिए, ओलंपिक में फ्लैग में एक पुरुष और एक महिला, दोनों हर जगह महिला समानता की बात की जा रही है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही रोल है ना। फिर देखिए नैतिकता का विकास, मॉरलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉरलिटी डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो द क्रूशियल रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और चाइल्ड लेबर एडिकेशन, बाल श्रम उन्मूलन, इन क्षेत्रों में भी लोक प्रशासन की सक्रिय भूमिका देखी जा सकती है। एक और मुद्दा है, 1990 के पहले तक जो गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी थी वो डायरेक्टिव प्लानिंग करता था, मतलब सरकार के द्वारा नियोजन को नियंत्रित किया जाता था। इकोनॉमिक्स में और इसको डिटेल आप समझेंगे, या जब मैं बजट पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा उस टॉपिक में, लेकिन यहाँ इतना समझिए, अब सरकार लोक प्रशासन, अब सरकार मीन्स लोक प्रशासन में बार बार फोकस कर रहा हूँ, डायरेक्टिव प्लानिंग से इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ जा रहा है। अब वह सभी क्षेत्रों को इन्वाइट करता है, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, आप बताइए कैसे प्लानिंग किया जाए, तो दैट इज नोन एज इंडिकेटिंग। इंडिकेट करिए, अब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, करना गवर्नमेंट को ही है। तो एक नया रोल हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सुशासन, गुड गवर्नेंस आपका एक टॉपिक है। अभी मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा, सुशासन। और सुशासन कैसे आएगा? आरटीआई होना बहुत जरूरी है, सूचना का अधिकार लागू हुआ भारत में 2005 में। सिविल सोसाइटी, नागर समाज हिंदी में कहा जाता है, इसका भी रोल है। ये क्या होता है? यह कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टेट एंड पीपल, व्यक्ति और राज्य के बीच में एक कड़ी है, राज्य के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करता है, इसी को प्रेशर ग्रुप भी आप कह सकते हो, ठीक है। सिटीजन चार्टरशिप, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मोरल डॉक्यूमेंट्स है। गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जनता के लिए क्या कर रहा है इसके माध्यम से बताएगा। और बहुत जरूरी होता है प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। जब ट्रांसपेरेंसी होगी, ओपननेस होगा, तो पीपल पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ आपको गुड गवर्नेंस में और डिटेल से कवर किया जाएगा। तो ये सुशासन क्या है? एक्चुअली मैंने अभी पीछे बताया कि विश्व बैंक ने कुछ इसके एलिमेंट्स डिसाइड किए हैं, उसी का फुलफिल। तो इसका एक और कंसेप्ट है, पूछा गया यूपीएससी 99 में, अंडर गवर्नमेंट और प्रशासन, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंडर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के ही जो ड्रॉबैक्स है उनको दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस लाया गया। अंडर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट हैव सम डेफिनिट गोल। प्रत्येक देश में शासन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं। अगर उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति वो नहीं कर पाएगा तो अंडर गवर्नमेंट हो जाएगा, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट जो विश्व बैंक ने दिया था अंडर गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट क्या हो गया है? ओवरवेटेड। यूपीएससी में मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि गवर्नमेंट की तुलना, शासन की तुलना किससे की गई? एक समुद्री दैत्य लेवियाथन से। हाब्स ने भी इसके बारे में शायद चर्चा किया है। तो गवर्नमेंट का साइज, हर जगह सरकार, हर जगह वेलफेयर, तो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज अंडर गवर्नमेंट, मतलब सरकार के आकार को कम करना, जो यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? सुशासन के संदर्भ में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अंडर गवर्नमेंट के कमियों को या अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस है, और गुड गवर्नेंस के साथ साथ ये सारे कंसेप्ट आपस में कोरिलेटेड हैं। आप दिखाइए डायग्राम से, चार्ट से। फिर एक नया कंसेप्ट आया 2000 में ही आया, न्यू पब्लिक सर्विसेज। मिसेस जेनेट डेनहार्ट एंड मिस्टर रॉबर्ट डेनहार्ट, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया।
ये भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस कंसेप्ट में क्या बताया गया? डेनहार्ट और डेनहार्ट ने बताया कि इनफैक्ट वास्तव में जन समुदाय या जनता को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अब क्या होना चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और गैर सरकारी संगठन, इनको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीछे आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली रोल प्ले करेगा, गैर सरकारी संगठन को माना था कि दे आर टेक्निकली साउंड, गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर को असिस्ट करेगा। तो एक नया कंसेप्ट आ गया, नौ लोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विसेज, और ये कंसेप्ट दिया जेने डेनहार्ट और रॉबर्ट डेनहार्ट, या रॉबर्ट डेनहार्ट और जेने डेनहार्ट ने, कि अब लोक प्रशासन एक नए रोल में आएगा। नौ लोक सेवा अर्थात जनता को सेवा प्रदान करने में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गैर एनजीओ, गैर सरकारी संगठन क्या करेंगे? आपस में कोलैबोरेशन बनाएंगे। बहुत ही अच्छा ये देखिए चेंज हमेशा आ रहा है लगातार। फिर देखिए एक नया कंसेप्ट आया 2005 में रोड्स ने दिया, नेटवर्किंग मैनेजमेंट। ये साहब क्या कह रहे हैं? रोड्स कह रहे हैं कि एक नेटवर्क बनाया जाए, जाल, किसके बीच में? विभिन्न एजेंसियों के बीच में। किसके लिए? फॉर कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडिंग, सामुदायिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में। समुदाय मतलब कम्युनिटी क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिटी? एक निश्चित भूभाग जहाँ पे व्यक्ति निवास करता है, वही तो कम्युनिटी है। तो उनको सर्विसेज देना है। तो उसके लिए एक मैं डायग्राम यहाँ छोटा सा दे दूँ। ये है समुदाय, कम्युनिटी इंग्लिश में लिख दूँ, और इसको सेवा प्रदान करने के लिए कई एजेंसियाँ आपस में नेटवर्क बना ले। कौन कौन एजेंसी है उसमें? सरकार मतलब लोक प्रशासन, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करें। पॉलिटिकल, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसको मॉनिटर करे। और लास्ट में दबाव समूह, ये सब मिलके आपस में एक नेटवर्क बना ले, प्रेशर ग्रुप, और ये क्या करेंगे? अल्टीमेटली सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? समुदाय या जनता को। दैट इज कंसेप्ट इज नोन एज नेटवर्किंग मैनेजमेंट। आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो दैट इज द नोन एज नेटवर्किंग मैनेजमेंट। और फिर नया कंसेप्ट आ गया 2008 में, ब्रिटेन में जो कंसेप्ट आया वो आया लीन गवर्नमेंट। वही बात जो मैंने पीछे बताया था, डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, आकार को कम किया जाए। इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट आया स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। ये गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब जो अक्सर आप देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री या विश्व के लगभग सभी जो पॉलिटिकल हेड है अपने स्पीच में बोलते हैं कि हमें स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। फिर किसकी बात आ गई? ई गवर्नेंस, सूचना तकनीकी का प्रयोग, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आपके टॉपिक में है। डिजिटल गवर्नेंस वही है, शासन का डिजिटलीकरण, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, आपका सेकंड पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं ये। फिर लास्ट में कारपोरेट, मतलब लोक प्रशासन अब प्राइवेट सेक्टर के कार्य प्रणाली को अडॉप्ट करें। ये नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। तो निश्चित ही जितने चेंजेज आ रहे हैं शासन प्रणाली में, उसके अनुसार लोक प्रशासन के भी भूमिकाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और लोक प्रशासन का महत्व बढ़ रहा डे बाय डे, क्योंकि सोसाइटी और समाज और सिविलाइजेशन जब तक है तब तक लोक प्रशासन का रोल रहेगा। तो आज एक मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया कि कैसे ट्रेडिशनल रोल होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और कैसे 21st सेंचुरी में रोल चेंज हो रहा है। अब आपको मैं एक बेहतर टिप्स दे दूं कि ये जितने आपने नाम सुने ये सब आपके सिलेबस के पार्ट हैं। जैसे यहाँ से आ जाइए, विकास प्रशासन, विकास गतिकी, डेवलपमेंट डायनेमिक्स आपका टॉपिक है। एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका टॉपिक है, ठीक है।
ये सारे आपके सेकंड पेपर में टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए एनपीएम आपका टॉपिक है। आप आर्थिक ये सारे आपके टॉपिक हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन वगैरह। ये आपको इकोनॉमिक्स में बजट बताया जाएगा। गुड गवर्नेंस आपका जीएस में भी है, पबाइड में भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आपको देखिए कितना इजी सब्जेक्ट है, अगर आपको सिर्फ सिलेबस पाठ्यक्रम मालूम है तो आप बड़े आराम से प्रश्न लिख लेंगे। बताइए इससे आसान कुछ है क्या? बताइए आप मुझे, इससे भी कुछ आसान हो सकता है? और थोड़ा सा आप इनोवेटिव बनिए। देखिए एग्जामिनर के सामने कई कापियाँ होती हैं, अब वो एक ही नोट्स कोचिंग के रटा रटाया देखते देखते वो फिर उसके अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप करिए। जैसे आपकी कापी मिले तुरंत ओह क्या बात है, ग्रेट, तो फिर नंबर निकलेगा। मेरे पास जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग, मैं यही कहता हूँ कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग नहीं होता। बार बार कहता हूँ, अगर आपकी राइटिंग स्किल है, आपके पास कंटेंट है, तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। और मैं जैसे ही यूनिट ख़त्म करूँगा मैं आपको फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन यूपीएससी के जो आए हुए हैं, और प्रयास करूँगा कुछ उसमें नए क्वेश्चन बनाने का। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और इन सब चीज़ों को आप जानिए, समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट इशू के साथ। थैंक यू सो मच।